नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड चैप्टर के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे सेकंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बारे में। आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सेकंड चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करिए, लेकिन इससे पहले अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कैसे करी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में बात करें तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि दोस्तों हमने बात करी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि आपके इंडिपेंडेंस के वक्त पे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की कैसी कंडीशन थी। अब सेकंड चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डेवलप करा गया था। जिस कंडीशन में ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को, गवर्नमेंट ने उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डेवलप करा था, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां पर आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। और देखा जाए तो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करी जा सकती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन वहीं पे इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट था इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे जो फर्स्ट 5 इयर्स प्लान थे, ठीक है, जो आपके 5 ईयर प्लान थे उसके अंदर ज्यादा फोकस दिया गया था आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में। आप देखोगे कि जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उसके अंदर वेराइटी लिमिटेड थी। जो इंडस्ट्रीज थी, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज थी इंडिया में जो कि ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, ये तो हमको पता है जब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था कि ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करा था किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज मौजूद थी इंडिया में वो भी वैरायटी के अंदर लिमिटेड थी। ज्यादा कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी, हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, हमारे पास अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं थी। ठीक है, कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज थी। जैसे आप देखोगे कि कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री जो कि इंडिया की खुद वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज थी। और वहीं पे आप देखोगे कि आपके आयरन एंड स्टील फर्म्स, 2 आयरन और स्टील फर्म्स बनवाए गए थे आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, एक आपके जमशेदपुर में था और वहीं पे आपका दूसरा था कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो आप देखोगे ये तो आपके फर्म्स मौजूद थे आयरन एंड स्टील एरियाज के। वहीं पे कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे आपकी जूट इंडस्ट्री हो गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ये ही कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इंडिया में उस वक्त मौजूद थी। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन इतना ज्यादा नहीं था। तो डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए और बात करिए कि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करा था। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर कितना मेजर रोल था। ठीक है, तो आप देखोगे हमने बात करी थी कि इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हमने एक पॉइंट ये भी मेंशन करा था कि हर जगह पे, हर आपके एरिया के अंदर आपके मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट को, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है, पब्लिक सेक्टर को मेन रोल प्रोवाइड करा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से पर्टिकुलर रीजंस थे कि पब्लिक सेक्टर को ही एक मेजर रोल के तौर पे डिसाइड करा गया था आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स के पास उस समय पे इंडिपेंडेंस के वक्त प्राइवेट सेक्टर के पास इतने ज्यादा कैपिटल मौजूद नहीं थी, इतना ज्यादा पैसा नहीं था। ठीक है, आपके टाटा बिरला यही कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो ज्यादा पावरफुल थे, जिनके पास ज्यादा कैपिटल मौजूद थी, लेकिन वो भी इन्वेस्ट कितना कर पाते। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट को या हम कहें पब्लिक सेक्टर को एज अ मेजर रोल प्ले करना पड़ा था। ठीक है, आप देखोगे अलग अलग एरियाज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था, जो कैपिटल आया था, वो पब्लिक सेक्टर की मदद से आया था, क्योंकि आपके प्राइवेट सेक्टर के पास शॉर्टेज थी। ठीक है, इसीलिए आपके पब्लिक सेक्टर ने कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को पीएसयूज के अंदर लिया। ठीक है, अब पीएसयूज की फुल फॉर्म देख लो, वो आपसे 1 मार्कर के अंदर पूछी जा सकती है। पीएसयू की फुल फॉर्म होती है आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरिया जो कि पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को आपके गवर्नमेंट के द्वारा या हम कहें पब्लिक सेक्टर के द्वारा उनको पीएसयूज के अंदर ले लिया गया था। ठीक है,
दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या था जिससे आपको देखोगे कि पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल प्ले करना पड़ा था। दूसरा पॉइंट था आपका लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिखाई दे रहा था कि जिससे वो आप कह लीजिए इन्वेस्ट करे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर उनको इंसेंटिव्स नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको कहीं से भी एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा था, प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप देखोगे जो मार्केट का साइज था वो लिमिटेड था। ठीक है, आपके इंडिपेंडेंस के वक्त जो इंडियन मार्केट थी, ठीक है, वो लिमिटेड साइज के अंदर मौजूद थी, बहुत ही लिमिटेड मार्केट थी, ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं थी। सिमिलरली वहां पे जो डिमांड थी वो लो थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए जो डिमांड थी वो लो थी। और एक बात हमने डिस्कस करी थी, जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस होता है आपका प्रॉफिट के ऊपर। वो ऐसी ही चीजों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको पता है कि उनको प्रॉफिट मिले। और जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड नहीं आ रही है तो प्राइवेट सेक्टर को पता है कि यहां पर इन्वेस्ट करके हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे थे, लैक ऑफ इंसेंटिव्स थे, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल प्ले करना पड़ा। ठीक है, और लास्ट और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में बात करते हैं, तो आप देखोगे थर्ड पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। हम ये बात कर चुके हैं कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा कभी भी नहीं देखता आपके सोशल वेलफेयर के ऊपर, इक्विटी के ऊपर। उनको उन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से। इक्विटी, सोशल वेलफेयर, ये सभी चीजें आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेक कर रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे सोशल वेलफेयर के लिए, सभी के वेलफेयर के लिए इक्विटी मौजूद रखने के लिए आपके पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल प्ले करना पड़ा था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, सभी लोगों का वेलफेयर करने के लिए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन का वेलफेयर करने के लिए और इक्विटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने मेजर रोल प्ले करा था, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करा था आपकी स्टेट ने। ठीक है, तो आप देखोगे ये तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके जो पब्लिक सेक्टर था उन्होंने मेजर रोल क्यों प्ले करा था आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, वहीं पे आप देखोगे कि एक जो पॉलिसी थी वो थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। आपको अगर याद होगा तो हम आईपीआर 1948 के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, आईपीआर 1948 फेल हो चुका था। ठीक है, आईपीआर 1948 इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया था जो थी आपकी 1956 के अंदर। ठीक है, अब ये आईपीआर होती क्या है, आप देखोगे आईपीआर को अगर हम सिंपली आप कह लीजिए डिफाइन करें तो वो होता है पैकेज ऑफ पॉलिसीज कवरिंग इश्यूज कनेक्टेड विद इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब कि पॉलिसी का पैकेज होता है, डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, बहुत ज्यादा पॉलिसीज होती हैं कवरिंग इश्यूज कनेक्टेड विद आपके इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ठीक है, मतलब कि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में हमने जैसे बात करा, अलग अलग सेक्टर मौजूद थे, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स मौजूद थे, अलग अलग एंटरप्राइजेस मौजूद थे। तो उन सभी के साथ काम करते हुए जब सभी अलग अलग बिजनेस ग्रुप काम करते तो इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके डिफरेंट पैकेज ऑफ पॉलिसी मौजूद था जिनको हम कहते हैं आईपीआर। ठीक है, आईपीआर का सिंपल मीनिंग यही है, पैकेज ऑफ पॉलिसी, जो कि अलग अलग इश्यूज को कवर करती है, उनको सॉल्व करती है। ठीक है, तो आईपीआर 1956 के आने से आपके इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर दिया गया था। ठीक है, तीन पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ए, बी एंड सी, इंडियन इंडस्ट्रीज को ए, बी और सी सेक्शन के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया था। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आईपीआर 1946 पॉलिसी के अंदर आपके कौन से पर्टिकुलर सेक्शन मौजूद थे। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि आपके आईपीआर 1956 के तहत आपके इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई करा गया था, कौन सी कैटेगरीज को डेवलप करा गया था। तो आप देखोगे जो आपकी क्लासिफिकेशन करी गई थी इंडस्ट्रीज की वो तीन टर्म से करी गई थी। पहली आपकी शेड्यूल ए। ठीक है, शेड्यूल ए के अंदर पर्टिकुलरली 17 इंडस्ट्रीज आती थी और ये सभी ऐसी इंडस्ट्रीज होती थी जो कि आपके स्टेट के द्वारा ओन करी जाती थी या फिर हम कहें पब्लिक सेक्टर के द्वारा। ठीक है, अब शेड्यूल ए के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ सकती है, आप देखोगे ऐसे आपके कह लीजिए एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है, आपके एयरक्राफ्ट हो गया, आपके ऑयल हो गया, रेलवेज हो गया, ये सभी इंडस्ट्रीज आपके शेड्यूल ए के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें शेड्यूल बी की, शेड्यूल बी के अंदर आपकी वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि आप देखोगे प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड होती है।
प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो आप कह लीजिए एस्टैब्लिशमेंट होती है, ठीक है, जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो पब्लिक सेक्टर करता है, और आपका जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर का रोल ये होता है कि वो पीछे से सपोर्ट करता है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब कभी भी पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट चाहिए होता है तो शेड्यूल बी के अंदर प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। शेड्यूल ए के अंदर सभी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो स्टेट के द्वारा ओन्ड होती है, कंप्लीटली ओन्ड होती है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन शेड्यूल बी के अंदर आपकी जो इंडस्ट्रीज होती है वो एस्टैब्लिश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है, या फिर हमको आपके कह लीजिए पब्लिक सेक्टर के द्वारा करी जाती है, और पीछे से प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करता है, ठीक है। ऐसी पर्टिकुलरली 12 इंडस्ट्रीज थी जो कि आपकी शेड्यूल बी के अंदर मेंशन्ड है, जैसे आपके कह लीजिए माइनिंग हो गया, ठीक है, आपके एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो गई, आपके कह लीजिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हो गई, ये सभी आपके शेड्यूल बी के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका शेड्यूल सी। शेड्यूल सी ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ओन करी जाती है बाय प्राइवेट सेक्टर। इन सभी इंडस्ट्रीज के अलावा जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज बचती हैं उनको शेड्यूल सी के अंदर रखा जाता है और वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल करी जाती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है मेंशन करने वाली कि आपके जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक चीज निकाल दी जिनको हम कहते हैं लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस मौजूद करा दिए गवर्नमेंट ने कि प्राइवेट सेक्टर या हम कहें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अगर एस्टैब्लिश करना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस मौजूद कराएगी, ठीक है। लाइसेंसिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। मतलब कि अगर आपको इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, किसी भी प्राइवेट ओनर को अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो उनको लाइसेंस गेन करना पड़ेगा। लाइसेंस होता है आपका रिटन परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद लिख कर देती है कि ये इंडस्ट्री इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती है। अगर आपके पास लाइसेंस है तभी आप एक इंडस्ट्री रन कर पाओगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के तहत आप देखोगे कि अगर आपको एस्टैब्लिशमेंट करनी है, अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना है तब भी आपको आपका लाइसेंस चाहिए होगा। अगर आपको अपनी एस्टैब्लिशमेंट को एक्सपेंड करना है, मतलब कि पहले से आपके पास आपकी इंडस्ट्री मौजूद है लेकिन आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, तब भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ठीक है, डाइवर्सिफाई का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से हटकर 2 या 3 प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तब भी आपको लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपके लाइसेंसिंग ने बहुत सी चीजों के अंदर मेजर रोल प्ले करा था, ठीक, कि आप कोई भी पर्टिकुलरली ऐसा कोई भी बंदा अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश नहीं कर सकेगा। एस्टैब्लिश करने से पहले एक सर्टिफिकेशन चाहिएगा, एक लाइसेंस चाहिए होगा, एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होगा, डाइवर्सिफाई करने के लिए, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होगा। साथ ही साथ में आप देखोगे कि लाइसेंस को ज्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज को दिया जाता है जो कि रूरल एरियाज के अंदर इन्वेस्ट करती हो, ठीक है। कुछ ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो कि रूरल एरियाज के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना चाहती है, वहां पर लाइसेंसिंग सिस्टम थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। इजीली लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़े बहुत आप कह लीजिए कंसेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पर प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी भी बिजनेस ओनर को अगर अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आप देखोगे इंडस्ट्रीज को 2 तरीके में डिवाइड करा जाता है, एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आप कह लीजिए मेजर इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस रखती है, ठीक है। बड़ी बड़ी आपकी कह लीजिए रिफाइनरीज हो गई, बड़ी बड़ी आपके कह लीजिए जो ऐसे पर्टिकुलर आप कह लीजिए जैसे रिफाइनरीज हो गई, ठीक है, एम्यूनिशन हो गया, एटम्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, ये सभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है। आपकी जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आप देखोगे कि लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपके कह लीजिए कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, कैपिटल के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, ठीक है, लेबर के ऊपर। वहीं पे आप देखोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा आप गवर्नमेंट के द्वारा आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, क्योंकि आपके रूरल एरियाज को डेवलप करना था, और रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक बहुत ही अच्छा आप कह लीजिए ऑप्शन था, ठीक है। तो आप देखोगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करी जाती है रूरल एरियाज के अंदर, ताकि रूरल एरियाज और ज्यादा आप कह लीजिए डेवलप हुए, और साथ ही साथ में वहां पे जो प्रोडक्शन है, ठीक है,
जो चीजों की जो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़े। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें लागू करी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा रिस्क होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनके ऊपर डोमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज को भी ध्यान में रखा और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंप्लीमेंट करी, जैसे कि पहला पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर ध्यान रखती है। आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहां से मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट आती है तो वो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लेबर के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, कैपिटल के ऊपर फोकस नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका नीड फॉर प्रोटेक्शन। बिग फर्म से प्राइवेट सेक्टर से प्रोटेक्शन की जरूरत थी और वो प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करी गई, आप देखो कि रिजर्वेशन, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर ही बन सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर ये पर्टिकुलर रिजर्व प्रोडक्ट्स नहीं डेवलप करे जा सकते, इनको मैन्युफैक्चर नहीं करा जाएगा। वहीं पे कंसेशन प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत से कंसेशन प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि उनको और ज्यादा एनकरेजमेंट मिले, उनको और ज्यादा प्रमोट करा जाए डेवलपमेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत से पर्टिकुलर चीजों को अडॉप्ट करा गया था, गवर्नमेंट ने एज अ मेजर रोल प्ले करा था। फिर उसी के बाद आपके आईपीआर 1956 के तहत बहुत सी चीजों को इंट्रोड्यूस करा गया था, जैसे क्लासिफिकेशन कर दी गई थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हो गई थी और वहीं पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सी चीजों को अडॉप्ट करा गया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर इस वीडियो से कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।